कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों? पटना भी साथ है ना, पटना भी साथ है ना, और आपको तो और ज्यादा साथ होना है। इसलिए होना है भगवान राम लला के वकील कोई और नहीं, आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं। उन्होंने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया। मोदी जी का नेतृत्व है, रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं और रामलला की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला हिंदुओं के पक्ष में करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराया है। बहनों और भाइयों, पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, कितना सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला के मंदिर को बनते हुए देखा है। और मुझे मालूम है जितनी खुशी अयोध्या वासियों को है, उत्तर प्रदेश वासियों को है, उससे ज्यादा खुशी बिहार वासियों को है। इसलिए है क्योंकि मां जानकी का मायका है, यहां पे तो और भी अच्छा है। और बिहार ने तो अपने उपहार जब सबसे पहले अयोध्या भेजे, पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश अभिभूत था। मां जानकी के मायके से उपहार आया है रामलला मंदिर के लिए। बहनों और भाइयों, ये पुण्य का भागीदार मोदी जी के नेतृत्व में आपके सांसद ने पूरे भारत के सनातन धर्मावलंबियों को बनाया है कि हम उस पीढ़ी में हैं जो पीढ़ी कह सकती है हमने राम मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देखा है, रामलला को अपनी आंखों से विराजमान होते हुए देखा है। और सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर जिसने भी वोट दिया है वह श्रेय लेने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है। आप बोलिए कि राम मंदिर हमने भी बनाया है, क्योंकि हमने कमल के मोहर पर अपना ईवीएम का बटन दबा करके रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता के भेजा, वो रामलला के वकील बने। राम मंदिर के कारण, कमल के चुनाव चिन्ह के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनना ही बनना है। और अयोध्या में शिलान्यास में भी और उद्घाटन में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन होता है। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि साक्षात प्रभु रामलला के समय की अयोध्या जीवित हो गई है। कितने लोग अयोध्या गए इधर? मैं संजीव चौरसिया जी से कहूंगा, वे उत्तर प्रदेश के वहां के सह प्रभारी भी हैं। मैं कहूंगा चुनाव के बाद एक बार पटना वासियों को पूरी ट्रेन भर करके अयोध्या लेके आइए रामलला का दर्शन कराने के लिए। लेके आ जाना बस, बाकी तो प्रबंध हम अपने आप ही करेंगे वहां पे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, नई अयोध्या, क्योंकि नया भारत है तो नए भारत की नई अयोध्या तो बननी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप देख रहे होंगे। और अब तो मैं तो लालू जी से कहूंगा, लालू जी आप तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं अयोध्या और काशी के बाद हम मथुरा की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया भी अब इंतजार नहीं करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया भी अब कह रहे हैं हो जाए अब इस बार तो नया भारत, एक ऐसा भारत जो भारत गुलामी के एक एक चिन्ह को समाप्त करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धारा 370 को हटाकर, तो उसमें भी आपका ही सांसद मंत्री के रूप में हस्ताक्षर करता है, कानून मंत्री के रूप में।
कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे रहता है। ये भी आपके लिए इस गौरव की बात होनी चाहिए। और यही नहीं, नारी गरिमा, आधी आबादी को सम्मान मिले। मोदी जी ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की नई संसद में पहला अधिनियम कोई पारित हुआ तो यह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन इससे पहले 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त किया, और इस मामले को भी आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया है, आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो एक साथ कई सिरे, अरे विकास की तो सौगात मिली है। इतिहास जब लिखा जाएगा इस नए भारत का, तो पाटलिपुत्र गौरव के साथ कहेगा हमारा वोट भी तो 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गया था। पाटलिपुत्र भी तो कहेगा कि हमारा सांसद उसको लीड कर रहा था जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी। अयोध्या में रामलला जब विराजमान हो रहे थे, उस मुकदमे कोई पैरवी करने को लेकर के हमारा सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के रामलला के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, ये गौरव सबको नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर किसी किसी को ये गौरव देता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने तो घोषणा की है, हम तीसरी बार आपसे समर्थन इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि अगले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपसे मोदी जी समर्थन मांग रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया की एक महाशक्ति हो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। ये चुनाव मोदी जी के लिए, रविशंकर प्रसाद जी के लिए चुनाव, देश के लिए चुनाव है, देश के निर्माण के लिए है, आपकी पीढ़ी को बनाने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनाव अपने परिवार के लिए है। याद करिए, देश में जब भी संकट आता है, भाई बहन की जोड़ी तो देश छोड़ करके चली जाती है ना। कोरोना कालखंड में क्या इन भाई बहन की जोड़ी को आपने देखा था क्या? देखा था क्या? आपने आरजेडी के नेताओं को सड़क पे देखा था क्या? सेवाई संगठन है, यह काम केवल भाजपा के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बाकी किसी का पता नहीं था। जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे, अपनी जान को दांव पे लगा के काम कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, इसी इंडिया गठबंधन का वह पार्ट है, जब वहां के पानी के कनेक्शन और उनके राशन कार्ड बंद किए, उनको वहां से जबरन निकालने का काम किया, तो मैंने तो 14,000 बसेस लगाई। लोगों ने कहा अरे बिहार के, अरे हमने कहा बिहार क्या बात करते हो भाई, हमारे देश का नागरिक है और मां सीता के, मां जानकी के माई के लोग हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब तक जितने दिन रहना चाहेंगे उनकी सेवा होगी, उनके लिए खाने पानी की व्यवस्था करूंगा, उनके उपचार की व्यवस्था करूंगा, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा दूंगा, कोई भी उसमें उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, ये जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को आपस में बांटने का काम किया, और अब जाति के नाम पर ये लुढ़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे? जाति के नाम पर पहले अलग अलग जातियों को, उनके लिए अलग अलग उनको बनाएंगे, फिर इनको लड़ाएंगे, और फिर कहेंगे कि भाई आप लोगों में तो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है, पहले अपने झगड़े को आप फरिया लीजिए, तब तक आपका आरक्षण हम लोग मुसलमानों को दे देते हैं। इनका घोषणा पत्र तो यही कहता है। आज आप इनके घोषणा पत्र को देखो तो इनका घोषणा पत्र क्या कहता है?
इतनी खतरनाक बात कहता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। भारत की संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इस इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया। वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर उतारू है। ये आपके आरक्षण पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आज जब जान रहे हैं कि हार उनकी पक्की है, तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस भी तो अपना आंकड़ा बताए, आरजेडी भी तो अपना आंकड़ा बताए। लेकिन ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। कहा गरीबी हटाने के लेकर क्या करेंगे? कहा संपत्ति का सर्वे कराएंगे, भारतीयों की संपत्ति का सर्वे। संपत्ति का सर्वे का मतलब आपकी जितनी संपत्ति है देखेंगे, आपने कितनी कमाई की है, आपके पूर्वजों ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने कितनी संपत्ति आपको दी है, और जो आपको संपत्ति आपके दादा, परदादा, पिता, मां, इनसे जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति पर भी विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधा संपत्ति लोग ले लेंगे। आधी संपत्ति लेने के बाद आप सोचो, आपके ग्रैंडफादर ने आपको कोई 4 कमरे का मकान बना के दिया है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आ गई, तो ये क्या करेंगे? 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के किसी पाकिस्तानी को, किसी अफगानिस्तानी को, किसी बांग्लादेशी या किसी रोहिंग्या को उसमें से 2 कमरा आपको उनको दे देंगे। क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश के साथ धोखा है। मैं तो कहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। इतना क्रूर था, उसने पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, फिर अपने बाप को कैद किया था। उसका बाप शाहजहां आगरा का ताजमहल वही बनाया था। और यही पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में पढ़िए ना, शाहजहां क्या कहता औरंगजेब के बारे में? कहता है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं।
बहन और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। ये विरासत टैक्स कांग्रेस का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को भारत के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है, औरंगजेब को जीवित होने से रोकना है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देने की आवश्यकता है, पूरी तरह खारिज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं तो इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आती है। अरे खान पान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अलग अलग कहां, अलग अलग कहां? बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। अन्य पकवान बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। हां, एक जगह में आके थोड़ा हिंदू खड़ा होता है, जब कोई गौ वंश की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है, तब हिंदू खड़ा होता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। और तब वहां पर फिर वही हाल होते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं। राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, आप वर्तमान पीढ़ी को भी कह पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी, और परलोक में पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को पूरा करके हम लोग आए हैं, हमारा एक वोट आपके संकल्प की पूर्ति किया है। लेकिन गौ हत्या अगर आपके वोट के कारण होती है तो बहनों और भाइयों, वो पाप से भी वंचित हम नहीं हो सकते। और इसीलिए तो हम यूपी में जैसे मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने सबसे पहले स्लॉटर हाउस ही बंद करवाए, एक झटके में 24 घंटे के अंदर सभी स्लॉटर हाउस बंद। उसके बाद मैंने कहा भी देखो जितने बड़े माफिया इनकी सूची तैयार करो, सबकी सूची तैयार कराई। और मैंने उनसे कहा तुमने जितने गरीबों की जमीन को, व्यापारियों की जमीन को कब्जा किया है, अगले 12 घंटे के अंदर खाली कर दो और माफी मांग लेना। नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल तो नहीं मिलेगी, जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। और बहनों और भाई, आज देखते होंगे जो बड़े बड़े माफिया थे ना पहले वहां के, जो सत्ता जिनके सामने झुकती थी, जिनके सामने गिड़गिड़ाती थी, जिनके सामने सारे प्रोटोकॉल जिन माफियाओं के सामने समाप्त हो जाते थे, माफिया का काफिला चल रहा है तो पता लगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला रुक गया। जिनकी इतनी दहशत हुआ करती थी यूपी में, आज जब उनको पकड़ करके लाया जाता, उनकी पैंट पहले गीली हो जाती है कोर्ट में, गले में तख्ती लटका के भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब थैली लगा के पेट भर दूंगा, बस बकस दो, एक बार जान बकस दो। मैं कहता हूं देखो, तुमने न जाने कितने गरीबों को मारा है, कितने निर्दोषों को मारा है। अरे तुम्हें वैसे भी जहन्नुम में जाना है, समय रहते चले जाओगे तो ठीक रहेगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश अतिक्रमण से मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, दंगों से मुक्त। कोई दंगा सुना यूपी में? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कर्फ्यू का नाम यूपी में लोग भूल जाएंगे अगले 2-3 वर्षों में। और बहनों और भाइयों, बाकी जो बचा हुआ था वह काम बुलडोजर ने पूरा वहां कर दिया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ये बिहार के नाम को बदनाम करने वाली आरजेडी और कांग्रेस, जिसने हमारे बिहार के प्रतिभावान युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, मुझे तरस आती है। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, ये आरजेडी और कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था, पहचान का